हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अम्निफाई। सो फाइनली आप सबका इंतज़ार ख़त्म होता है और हम शुरुआत करने वाले हैं विद हैंड रिटन नोट्स के साथ में अपनी एंशियंट हिस्ट्री की। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो एक काम करना, मेरा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको नोट्स वाले ग्रुप का जो है वो लिंक मिलेगा। उसके ग्रुप के अंदर जो आपका एंशियंट वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे आपको इसके जो है वो नोट्स मिल जाएंगे। तो देखो, ये सिलेबस जो था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है सिलेबस की तो आप जाके देख सकते हो। अगर नहीं भी देखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार इस सिलेबस को पढ़ लेना। सो ये कुछ सिलेबस है जो हम पूरा करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम ना सिर्फ इतना ही करेंगे, प्री हिस्टोरिक करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग कितना करेंगे, सिर्फ यहाँ तक करेंगे। फाइन, सॉरी, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक करने वाले हैं। ठीक है, अभी इतना नहीं हुआ हमारा। तो सिर्फ पैलेलिथिक तक जो है वो हम क्या करने वाले हैं, एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस करने वाले हैं। ये मेसोलिथिक, नियोलिथिक ये हम लोग कल करेंगे। फाइन, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम क्या क्या करने वाले हैं, ये देख लो आप आज की क्लास में। सो हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट, ठीक है, और हम ये सब कुछ करेंगे। फाइन, इतना सा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं फिर प्रॉपर तरीके से। इसको मैं ज़रा कर लेती हूँ बड़ा। आई होप अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा। लेट मी चेक। यस, ये आपको दिख रहा है। ओके, तो आ जाओ शुरुआत करते हैं। तो सिलेबस आपको पता है क्या है, तो इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, सीधा हम टॉपिक पे आएंगे। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला टॉपिक है जी हमारा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री को समझना। ये तीन वर्ड आपने अक्सर सुने होंगे, सुने है ना। एक होता है प्री हिस्ट्री, ठीक है, एक होता है आपका प्रोटो हिस्ट्री, और एक होता है हिस्ट्री। तो देखो, इन तीनों का अगर आपको डिफरेंस जानना है तो एक बहुत छोटी सी आपको चीज बतानी चाहिए कि जब कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला, जिस टाइम पीरियड में कोई भी रिटन एविडेंस आपको नहीं मिला, वो हिस्सा है प्री हिस्ट्री का। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जहां पे आपको मिल तो गया कि रिटन एविडेंस है, लेकिन आप उसको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हो। ठीक है, उसकी जो स्क्रिप्ट है उसको क्या नहीं कर पाए हो, डिसाइफर नहीं कर पाए हो। जो स्क्रिप्ट है ना वो इनिशियल स्टेज में ही है। समझ में आया? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हो आप कि प्रोटो हिस्ट्री वो वाला पीरियड है आपका, वो टाइम पीरियड है जब जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके अंदर में आता है। तो इसके खुद की तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अगर है भी ना तो वो डिसाइफर नहीं हुई है। सबसे पहली चीज तो यही है ना कि ये डिसाइफर नहीं हुई है, तो इसका होना ना होना एक ही बराबर है। चलो हमें रिटन एविडेंस तो मिल गया पर डिसाइफर नहीं कर पाए। लेकिन इसका जिक्र कहाँ पे है, ये मेसोपोटामिया वाला है ना, उसके अंदर इसका जिक्र है। फाइन, तो प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, आर्ट ऑफ राइटिंग जो जहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी बट उसको हम लोग अभी डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, और जो स्क्रिप्ट है वहाँ पे वो अपनी इनिशियल स्टेज में रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का या फिर किसी और स्क्रिप्ट में क्या होता है, उसका जिक्र आपको देखने को मिलता है कोई फॉरेन स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये टाइम जो आता है ये आता है प्रोटो हिस्ट्री के अंदर। लेकिन जहाँ पे आपको अबंडेंस ऑफ रिटन एविडेंस मिलेंगे, ठीक है, उनको हम लोग डिसाइफर भी कर पाए स्क्रिप्ट को। फॉर एग्जाम्पल आपकी वैदिक एज जो स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी हिस्ट्री। ठीक है, तो जब प्री हिस्ट्री में कोई रिटन एविडेंस ही नहीं है तो हम पता कैसे लगाएंगे कि उस टाइम पे क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा। तो एक ही सोर्स था, ओनली आर्कियोलॉजिकल मटेरियल ही था जो एविडेंस था, जिसको हम लोग स्टडी करते थे। जैसे आपकी पोट्री होगी, केव्स होगी, पेंटिंग्स हो गए, स्टोन हो गए, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए। ठीक है, स्टोन के टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए। तो ये सिर्फ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल ही था जिसको हम लोग स्टडी करके क्या पता करते थे कि अच्छा वहां पे ये सब कुछ जो था वो होता होगा। तो प्री हिस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे कोई रिटन एविडेंस नहीं है, सिर्फ आप मटेरियल के थ्रू क्या कर रहे हो, इसको स्टडी कर रहे हो। जैसे आपकी स्टोन एज, आपकी ब्रॉन्ज एज, आपकी आयरन एज। अब ये ना ना तो प्री हिस्ट्री में आएगी ना प्रोटो में, ये दोनों के बीच में कहीं क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, ऐसा करके देख लेना। सिर्फ आपको मतलब समझना है, यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको पता होना चाहिए कि प्री हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में, ब्रॉन्ज एज के बारे में, कॉपर एज होगी आपकी, आयरन एज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री में टॉपिक आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जहाँ पे स्क्रिप्ट थी आपकी, स्टार्ट हो गया था लिखना, रिटन एविडेंस भी है बट उसको हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। और जहाँ पे हम चीज़ों को डिसाइफर करना हमने शुरू कर दिया, वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट होगी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री से पहले प्री, ठीक है, फिर हिस्ट्री। प्री और हिस्ट्री के बीच में जो एज आएगी बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। एक बार मैं दोबारा चेक कर लूँ ये दिख भी रहा है या नहीं। यस, ये दिख रहा है। ओके, थैंक गॉड। आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करेंगे प्री हिस्ट्री की। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं
कि हमेशा ना डेट्स को लेके बड़ा पंगा रहता है, जो टाइम लाइन है इसको लेके ना बड़ा पंगा रहता है, ठीक है, क्योंकि रीजन टू रीजन क्या करती है, वेरी करती है। सो अगर आप बोलो कि अमन हम तो कहीं और से देख रहे थे तो वहाँ पे 2 मिलियन लिखा था, या यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे सिर्फ 1000 ही लिखा था, तो आपने ये कैसे लिख दिया है? सो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो टाइम लाइन है ना वो रीजन टू रीजन वेरी करती है, और पेपर में ना आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहले पैलेयोलिथिक थी, फिर मेसोलिथिक थी, फिर नियोलिथिक थी, फिर आपकी चारकोलिक थी, फिर आयरन थी। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, मतलब आप डेट्स के पीछे मत भागो, टाइम लाइन के पीछे मत भागो, यही मेरा कहने का मतलब है। आपको समझ में आया? तो फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा ये टाइम पीरियड की आप देख लो, 2.5 मिलियन ईयर से लेके इस टाइम तक जो है वो आपकी प्री हिस्ट्री रहने वाली है। अब आपकी प्री हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक पैलेयोलिथिक पढ़ेंगे, एक मेसोलिथिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक हम लोग पढ़ेंगे नियोलिथिक, फाइन, एक पढ़ेंगे चारकोलिथिक, ब्रॉन्ज एज भी पढ़ेंगे, आगे जाके आयरन एज भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जो पैलेयोलिथिक है इसको हम लोग ना ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। जो आपकी मेसोलिथिक है इसको मिडिल स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। जो आपकी नियोलिथिक है इसको बोला जाता है आपकी न्यू स्टोन एज के नाम से, फाइन। और जो आपकी चारकोलिथिक है इसको बोलते हैं स्टोन कॉपर एज, मतलब कि स्टोन और कॉपर दोनों का इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको टूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ ब्रॉन्ज एज भी इसके कुछ इसी के बीच बीच में है, ठीक है, यहाँ पे ब्रॉन्ज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होगा, एंड देन आयरन एज होगी आपकी। अब देखो जो आपकी ये ओल्ड स्टोन एज है ना, जो आपकी ओल्ड स्टोन एज है ना पैलेयोलिथिक, इसको भी फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, फाइन। कौन से 3 हिस्से हैं जी? तो एक तो है आपका लोअर पैलेयोलिथिक, एक है आपका मिडिल पैलेयोलिथिक। याद रखना ये मिडिल स्टोन एज नहीं है, ये मिडिल पैलेयोलिथिक है। मिडिल स्टोन एज तो मेसोलिथिक है, ठीक है। तो मिडिल पैलेयोलिथिक एंड देन आपकी अपर पैलेयोलिथिक। तो क्योंकि ये 2.5 से लेके यहाँ तक रहेगा, तो कोई देखो यहाँ तक ही मानता है इस टाइम पीरियड को कि यहाँ तक की प्री हिस्ट्री है। और मैंने बताया ना जो आयरन एज है ये प्री हिस्ट्री से जब आप ट्रांजिशन करोगे ना प्रोटो हिस्ट्री में, ठीक है, तो उस बीच में आता है ये। तो ना तो इसको प्री हिस्ट्री में मान सकते हो आप, ना प्रोटो में, दोनों के कई रास्ते में आता है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो प्री हिस्ट्री है वो कहते हैं कि 1200 बीसी ही तक ही है। तो देखो 1200 बीसी ही तो यहीं पे खत्म हो रहा है जहाँ पे ब्रॉन्ज एज आपकी खत्म हो रही है। नहीं आया समझ में? तो मैं दोबारा समझा देती हूँ, कोई ना कोई बात नहीं। इसको थोड़ा साफ करते हुए मैंने कचरा कर दिया यहाँ पे, ओके। अब देखो जरा मैंने क्या बोला कि जो पैलेयोलिथिक है उसका टाइम है 2.5 मिलियन से लेके 1200 बीसी तक। तो यहाँ से शुरू हो रही है प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री का टाइम है ना 2.5 मिलियन से लेके तो यहाँ तक। अब ये आयरन एज प्री हिस्ट्री में हम गिनते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। इसको हम लोग क्यों नहीं गिनते? क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड है, समझ में आए? आप इधर से उधर जा रहे हो, ओके। तो देखो पैलेयोलिथिक है वो लोअर में डिवाइड है, मिडिल में डिवाइड है, अपर में डिवाइड है। तो अब देखो 2.5 मिलियन से लेके ये आपका टाइम पीरियड है, ठीक है, 3 लाख ईयर्स, एंड देन 3 लाख से 30,000, देन 30,000 से 10,000, देन 10,000 से कोई कहता है 6,000 तक है, कोई कहता है 8,000 तक है, फाइन। अब ये 12,000 से कहता है, कोई कोई कहता है 8,000 से 3,000 तक है, ये 5 से लेके 3 है। तो आपको इस चक्कर में नहीं जाना कि कहाँ से क्या है, बस आपको ना पता होना चाहिए कि अच्छा एक ये टाइमलाइन है, ये सीक्वेंस है, पहले ये आएगा, पहले वो आएगा, ओके। और देखो लिथिक का मतलब होता है आपका स्टोन। क्या मतलब होता है आपका? स्टोन, ठीक है। तो पैलियो मतलब ओल्ड, समझ में आया? तो पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, फाइन। लिथिक मतलब आपकी स्टोन एज। तो जो पैलियोलिथिक है, जो मेसोलिथिक है, जो नियोलिथिक है, ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? तीनों को हम लोग बोलते हैं लिथिक एज या फिर स्टोन एज। क्या बोलेंगे इसको? या तो हम लोग लिथिक एज बोलेंगे, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे अपनी स्टोन एज, ठीक है। और जो आपकी चारकोलिथिक एज है, जो आपकी चारकोलिथिक एज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोन कॉपर फेज भी बोलते हैं या स्टोन कॉपर एज भी बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिला के कॉपर वाली को, ब्रॉन्ज वाली को हम लोग बोलते हैं कॉपर या फिर ब्रॉन्ज एज, ठीक है। और इसके बाद आएगी आपकी आयरन एज। यहाँ पे आपको आयरन का इस्तेमाल होता दिखेगा। और देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि ये वेरीज करती हैं बाय द रीजन। मान लो ये कोई इंडिया है, ठीक है, अब यहाँ पे चल रही है आपकी मेसोलिथिक एज, यहाँ पे मान लो चल रही है नियोलिथिक, ठीक है, कहीं पे कोई और चल रही होगी। अब मान लो ये एरिया बाद में एडवांस हुआ, क्या पता ये एरिया पहले एडवांस हो गया हो। तो इस टाइम पीरियड में तो मान लो कि ये 6000 में ही खत्म हो गई है एज,
ठीक है। इस वाले में मान लो ये थोड़ा एडवांस हो गया, अभी ये पीछे है, तो मान लो अभी यहाँ पे 8,000 तक का जो टाइम है अभी भी चल रही है ये। तो इसकी वजह से आपको बिल्कुल भी ना डेट्स के चक्कर में नहीं फंसना यहाँ पे, ठीक है। आर्ग्यू करते रह जाओगे और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसके पीछे भागो। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ेंगे हम लोग पहले पैलेलिथिक एज के साथ में, ठीक है। और हम यही कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। क्या कवर करेंगे हम लोग आज की क्लास में? पैलेलिथिक को कवर करेंगे, जिसमें लोअर के बारे में पढ़ेंगे, मिडल के बारे में पढ़ेंगे, अपर के बारे में पढ़ेंगे। इतनी सी अपनी क्लास रहेगी और इसी को बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। सो हम करने वाले हैं 2.5 मिलियन से लेके आज 10,000 BC तक का सफर तय, ठीक है। तो आ जाओ तय करते हैं। तो सबको बेस्ट विशेस इस जर्नी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू हो जाओ। सो पैलियोलिथिक एज, या फिर इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओल्ड एज के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज के नाम से हम इसे जानते हैं। तो देखो ये अप्लाइड होती है टू द अर्लीस्ट पीपल, जो पुराने लोग थे और जिनका एविडेंस सिर्फ था एग्जिस्टेंस का, जो हमें मिलता है क्रूड स्टोन इम्प्लीमेंट से। समझाती हूँ, देखो मैंने बताया ना कि उस टाइम पे कोई रिटन एविडेंस नहीं था। अगर रिटन एविडेंस नहीं था तो इसलिए तो ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है। समझ में आया? तो मैंने बताया था कि सिर्फ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल ही है जो उनके एग्जिस्टेंस का हमें देता है एविडेंस। जैसे नंबर ऑफ क्रूड स्टोन इम्प्लीमेंट्स। अब एक होते हैं टूल्स, ठीक है, एक होते हैं इम्प्लीमेंट्स। जो टूल्स होते हैं ना वो आपके कटिंग नॉर्मल छोटे मोटे कामों के लिए जो है वो बनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? स्पेशल टास्क के लिए बनते हैं कि इसी काम के लिए बना है, ठीक है। तो वो इम्प्लीमेंट्स होते हैं। स्टोन टूल्स बोल लो और स्टोन इम्प्लीमेंट्स बोल लो, ये फार्म में ज्यादा इस्तेमाल करे जाते हैं कि पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए जब एक विशेष टूल बनता है उसको इम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं, इम्प्लीमेंट्स के। और टूल्स जो एक आपके जो जनरल टूल्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे काम होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो नंबर ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स या कुछ भी इम्प्लीमेंट बोलो, उनके हिसाब से हमें पता चला कि अच्छा ये है इनके एग्जिस्टेंस का एविडेंस। समझ में आया? कोई रिटर्न सोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो जो आपकी पैलियोलिथिक एज है, मैंने आपको अभी बताया कि इसको 3 हिस्सों में 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू। अब किस बेसिस पे मैंने लोअर बोला, किस बेसिस पे मैंने मिडल बोला, ठीक है, तो किस बेसिस पे मैंने अपर पैलियोलिथिक एज बोला, तो उसके 2 कारण थे, ठीक है। 2 बेसिस पे मैंने बोला। पहला तो मैंने देखा कि स्टोन्स का नेचर कैसा है, ठीक है, कैसे स्टोन्स पाए जाते हैं। सो अगर थोड़े बुरे हालात में तो थोड़े बड़े स्टोन्स पाए जाते होंगे तो वो इस स्टेज में होगा, थोड़े और इम्प्रूव हुए तो इस स्टेज में होंगे, थोड़े स्टोन्स में और अच्छी वैरायटी देखने को मिली, पॉलिश देखने को मिली, इस स्टेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर देना टाइम पीरियड। या फिर क्लाइमेट कैसा था, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा क्लाइमेट था, आइस एज आपको देखने को मिलती है। तो स्टोन टूल्स को देख के और क्लाइमेट चेंज को देख के, इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने क्या बांट दी? 3 स्टेजेस बांट दी, 3 फेजेस बांट दी पैलियोलिथिक एज की। समझ में आ गया? सो आ जाओ पहले पढ़ते हैं हम लोग लोअर पैलियोलिथिक। देखो इनका ना टाइमलाइन का पंगा पड़ता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना आपको ये भी लिख दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको देखना है। सो जो लोअर पैलियोलिथिक है इसका दूसरा नाम होता है अर्ली स्टोन एज। ये आपको विजिबल नहीं है ना, शायद कट रहा है, मुझे भी लगा ये कट रहा है, वेट अ मिनट। अब शायद ये थोड़ा सही है, शायद अब सही है, वेट अ मिनट। अब सही है, ठीक है। सो देखो जो लोअर पैलियोलिथिक है ना इसको हम लोग अर्ली स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका में तो ये बिगिन हो गई थी, शुरू हो गई थी 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही, लेकिन इंडिया में ये आपको आज से सिर्फ 6 लाख साल पहले को ही, मतलब पहले ही देखने को मिलती है, ठीक है। और पहला जो अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट मिलता है वो हमें बोरी में मिलता है, जो कि महाराष्ट्र में है। क्या बोला मैंने? कि अफ्रीका में ये पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इंडिया में ये बाद में देखने को मिलती है। इंडिया में ये 6 लाख से पुरानी, 6 लाख साल से पुरानी नहीं है, ठीक है, ज्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अफ्रीका में कितनी पुरानी है? 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब मुझे होमवर्क है आपका, बताओ 1 मिलियन में कितने होते हैं, फिर खुद सोच लो कि 2 मिलियन कितने होते होंगे। फाइन। तो पहला जो अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट मिला है इसको मार्क कर लो, वो मिला है बोरी में। किसमें मिला है? बोरी में। चलो मैं याद करवाती हूँ। देखो यार, मान लो आपको ना कोई बहुत नई सी चीज मिली, पहली बार आपने उस चीज को देखा, तो हम क्या करते हैं? हम उसको छुपा के रखने की कोशिश करते हैं, कोई हमसे छीन के ना ले जाए, है ना, कोई देख ना ले, हम उसको शेयर करना नहीं चाहते। तो हम उसको ना बोरी में बांध के, हम ना उसको बोरी में बांध के क्या करते हैं? उसको रख देते हैं। समझ में आया? तो बोरी, तो एक जगह है बोरी जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम उसको बोरी में बंद करके रख देंगे ना तो हम महा बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लो, महाराष्ट्र, ठीक है। समझ में आया? तो अर्लीस्ट
लोअर पैलोथिक जो पहली साइड मिलती है आपको वो बोरी में मिलती है, ठीक है। बोरी में मिलती है मतलब बोरी में पड़ी मिलती है, या फिर आपने उसको बोरी में बंद करके रख दिया। अब दो तरह की आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलेगी, या बोल सकते हो कि कल्चरल ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे आपको। एक है सुनानियन ट्रेडिशन, एक है आर्क्यूलियन ट्रेडिशन। अरे कुछ नहीं है, इन दोनों का मतलब है वेज ऑफ टूल्स मेकिंग, ठीक है, कि किस तरह से आप टूल्स बनाते हो। तो इन दोनों का मतलब क्या है, वेज ऑफ टूल्स मेकिंग, ठीक है। एंड दूसरा इसका मतलब ये है कि आप किस चीज के लिए उस टूल को यूज करते हो। तो कैसे टूल्स बनाते हो, मतलब कौन से टूल्स बनाते हो और कैसे उसको यूज करते हो, उन दोनों के हिसाब से डिवाइड कर दिए हमने दो ट्रेडिशन, एक सुनानियन, ठीक है, एक आर्क्यूलियन। सो अगर आप बनाते हो चॉपर, ठीक है, अगर आप चॉपिंग टूल्स बनाते हो और उसको चॉपिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो, तब तो वो आता है आपका सुनानियन ट्रेडिशन के अंदर। बेस ऑफ टूल क्या है कि आप क्या बनाओगे इन पत्थरों का, आप उसके बना दोगे चॉपर्स, ठीक है, जो चॉपिंग के लिए आपके काम आएंगे, यूज किया होगा कि आपने चॉपिंग करनी है। तो वो आ गया आपका सुनानियन ट्रेडिशन के अंदर, जो कि ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन का पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये नाम किसके बाद पड़ा है, मतलब जो सुहान वैली है ना उसके ऊपर इसका नाम पड़ा है, फाइन। एक है आर्क्यूलियन ट्रेडिशन। अब यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे थोड़े ना एडवांस टूल बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बनते हैं, थोड़े एडवांस टूल्स आपको बनने को मिलेंगे, ठीक है, देखने को मिलेंगे बनते हुए, फाइन। जैसे आपका हैंड एक्स हो गया, क्लेवर हो गया, ठीक है, बाय फेस असेंबलेजेस। बाय फेस मतलब जो आपका टूल बनेगा ना उसके दोनों साइड से क्या कर पाओगे, आप लोग काम कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे तो आप नॉर्मल छोटे मोटे काम कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल टूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, चॉपिंग के लिए ज्यादातर काम किए जा रहे हैं। लेकिन आर्क्यूलियन ट्रेडिशन क्या है, जहाँ पे टूल्स कैसे देखने को मिलेंगे, आपको एडवांस देखने को मिलेंगे, जो कि बाई फेस बन रहे हैं, मतलब जिनके दो दो फेसेस बन रहे हैं, जैसे आपका हैंड एक्स है, आपका क्लेवर है, ठीक है, एडवांस टूल्स बन रहे हैं। और इन टूल्स का इस्तेमाल, जैसे इसका इस्तेमाल होता था आपका चॉपिंग के लिए, तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, इसका चॉपिंग के लिए भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरफ है ना, चॉपिंग के लिए भी हो गया, डिगिंग के लिए भी हो गया, स्किनिंग के लिए भी हो गया, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि दोनों एक तरह की टेक्निक्स हैं, आप इसको टेक्नोलॉजी बोल लो, कल्चर बोल लो, कुछ भी बोलना है बोल सकते हो। कि अगर तो वो लोग सिर्फ नॉर्मल टूल जैसे चॉपिंग करने के लिए चॉपर बना रहे हैं, ठीक है, हैंड टूल्स बना रहे हैं, ये वाले सिंपल ये वाले, तो ये तो है जी आपके सुनानियन ट्रेडिशन, ठीक है, मतलब अगर सिंपल चॉपर वगैरह बना रहे हैं, चॉपर इंडस्ट्री है, तो सुनानियन ट्रेडिशन। लेकिन थोड़े एडवांस उन्होंने टूल्स बनाने शुरू कर दिए, तब वो आ जाएंगे आपके आर्क्यूलियन ट्रेडिशन के अंदर, जहाँ पे टूल्स के अलग अलग आपको काम देखने को मिलेंगे। और अगर ये टूल है तो ये बाय फेस है, दोनों साइड से आप काम कर सकते हो। और आपको अफ्रीकन, वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट एंड साउथ एशिया में ये आपको देखने को मिलेगा ये वाला कल्चर। अब लाइफ स्टाइल कैसा था, जो आपके लोअर पैलोलिथिक एज थी, ठीक है, जिसको हम लोग जो बिल्कुल ही अर्ली फेज में आ गई थी, ठीक है, अब उसमें लाइफ स्टाइल कैसा था, लोग ना नोमैडिक थे। अब नोमैडिक का मतलब क्या होता है, नोमैडिक का मतलब वो लोग होते हैं जो हर वक्त क्या करते रहते हैं, मूवमेंट्स करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है, एक जगह पे जो क्या नहीं करते, स्टे नहीं करते, वो जनरली आपको घूमते फिरते दिखेंगे, तो वो क्या है, नोमैडिक। तो लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था कि लोग नोमैडिक हंटर गैदरर्स थे, ठीक है, वो हंटिंग करते थे और चीज़ों को गैदर करके रखते थे ताकि वो खा पाए कुछ, ठीक है, मतलब उठा लिया सामान, कैसे समझते ना, इकट्ठा करना, तो हंटर मतलब हंटिंग करते थे वो लोग, ठीक है। वो छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे, जहाँ तो वो रॉक शेल्टर्स में रहते थे या फिर केव्स में रहते थे, फॉर एग्जाम्पल भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। अब ये रॉक शेल्टर्स ना और केव दोनों में फर्क होता है, केव्स ना ज्यादा अंदर तक आपकी होती हैं ये हिल्स के बीच में, लेकिन ये नेचुरल जो रॉक शेल्टर्स होते हैं, पत्थर के बीच में कुछ एरिया बना होता है जहाँ पे आप कुछ टाइम के लिए स्टे कर सकते हो। पर ये थोड़ी बड़ी नहीं होती, बिल्कुल छोटी होती है रॉक शेल्टर्स, ठीक है। जो केव्स होती है ना काफी बड़ी होती हैं और यहाँ पे काफी टाइम तक रह भी सकते हो, ठीक है। तो लिव्ड ये कहाँ रहते थे, ये रॉक शेल्टर्स में रहते थे आपके, एंड केव्स में रहते थे। खाना क्या खाते थे, हंट करते थे लार्ज एनिमल्स को, बताया ना मैंने, हंटर गैदरर्स थे ये लोग, और गैदर करते थे वाइल्ड फ्रूट्स को, नट्स को, रूट्स को, समझ में आया, तभी तो हंटर गैदरर्स हैं। और उसके बाद ये स्मॉल गेम थे, हंटिंग, फिशिंग एंड बर्ड हंटिंग, ठीक है, तो इनकी कुछ गेम्स थी ये। ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग गैदरिंग, अभी तो बताया मैंने। काम क्या था इनका, ये हंटर गैदरर्स थे, तो इनका काम क्या होगा, हंटिंग करना, शिकार करना, चीजों को इकट्ठा करना, गैदर करना। अब कौन कौन से साइट्स हैं जो आपकी लोअर पैलोलिथिक की साइट्स हैं। अब जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि साइट का मतलब क्या है। साइट का मतलब होता है वो वाला एरिया जहाँ से आपको कुछ रिमेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको कुछ पास्ट के
रिमेन्स देखने को मिलते हैं, तो उस एरिया को हम लोग नाम दे देते हैं साइट। तो यहाँ से क्योंकि वो सामान मिला जो लोअर पैलेयोलिथिक एज के लोग जो है वो इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इसको बोल दिया गया कि ये जो साइट्स है ना ये लोअर पैलेयोलिथिक साइट्स हैं आपकी, ठीक है। जैसे बोरी आ गया ना याद, बोरी, बोरी क्या है, अर्लीस्ट लोअर पैलेयोलिथिक साइट है। तो साइट क्या होती है, जहां से आपको रिमेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, पास्ट की। आगे देखो सुहान वैली, सुहान वैली क्या है, ये जानी जाती है कि जो लोग हैं ना, मतलब अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन साइट है। यहाँ से हमें पता चला कि लोग ना रहते होंगे, ठीक है, उनका रहने का एविडेंस हमें यहाँ से मिला, कहाँ से, सुहान वैली से। फाइन, तो याद कर लो कि पहले लोग सन के नीचे 24 घंटे रहते थे, तो सुहान या सन ऐसे करके याद कर सकते हो। ये आपका पंजाब में है, बोरी आपका महाराष्ट्र में है। बेलन वैली आपका यूपी में है, किसमें है, यूपी में। अब बेलन, जो बेलन वैली है वो यूपी में कैसे है, तो आप ना अप करके जो है ना बेलन मारते हो, मतलब ऊपर करके ना बेलन मारते हो, ठीक है। यहाँ आप उतार के बेलन मारते हो, उतार के बेलन इन द सेंस कि मान लो बेलन पे ना कोई कपड़ा लगा होगा, ये बेलन है, ठीक है, तो अगर ये बेलन है, इस पे कोई कपड़ा लगा है, तो आप कपड़े के साथ इसको नहीं मारते कि कम चोट लगेगी, आप क्या करते हो, इसको उतार देते हो और बेलन को मारते हो। तो बेलन कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अब किसी को मारोगे, ठीक है, पहली बात तो ये पत्थर का होगा तभी मार रहे हो, तभी तो उसका सर फूटेगा। अगर उसका सर वर फूटेगा तो वो मर जाएगा, मरेगा, उसके फॉसिल्स बन जाएंगे, ठीक है। इसे याद कर लो कि जो बेलन वैली है वहां से आपको स्टोन्स के टूल्स देखने को मिलेंगे एंड एनिमल्स के फॉसिल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिदवाना, दिदवाना, ओके, ओके, दिदवाना ये है आपका, ये भी एक आपकी सिग्निफिकेंट, एक इम्पॉर्टेंट लोअर पैलेयोलिथिक साइट देखने को मिलेगी, जहां से बहुत सारी फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। एंड दिदवाना है आपकी राजस्थान में, कहाँ पे है, राजस्थान में। अब दिदवाना की कोई ट्रिक मुझे सोचने दो जरा। दिदवाना राजस्थान, दिदवाना राजस्थान, कोई दिमाग में आएगी तो मैं जरूर बताती हूँ, ठीक है। दिदवाना, दिदवाना, अच्छा, आप ऐसे बोल सकते हो कि हम ना दीवाने हैं राज करने के, ठीक है, हम दीवाने हैं राज करने के। हर कोई चाहता है कि वो राज करे, तो हम लोग दीवाने हैं इस चीज का, ठीक है, दिदवाने हैं, हम दीवाने नहीं, दिदवाने हैं, तो राजस्थान ऐसे करके याद कर लो। तभी तो इम्पोर्टेंट मानते हैं ना हम अपने आप को, क्योंकि हम लोग क्या हैं, दिदवाने हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स यहाँ से मिलेंगी कुछ। अच्छा, नगर, ये देखो, नगर जुनका, नागर, नागार्जुन कोंडा, ना नाम प्रोनाउंस कभी भी सही नहीं होते हैं, नागर, नागार्जुनकोंडा, दोबारा प्रोनाउंस करती है, नागार्जुनकोंडा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। तो अगर आंधी आएगी तो पूरे नगर को जो है ना वो उजाड़ देगी, जैसे करके याद कर लो। इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करें। मैं भूल जाती है की ना प्रोनाउंसिएशन, एक तो नगर जूनाकोंडा, हाँ, नगर जूनाकोंडा ऐसे करके, मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जरूर बताना जो आपका कोई आंध्र प्रदेश से होगा, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के लिए। फाइन, तो ये आंध्र प्रदेश में है। अगर आंधी आएगी तो सारे नगर को उजाड़ के रख देगी, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। एंड भीमबेटका, देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, सबको याद होना चाहिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। फाइन, यहाँ पे रॉक शेल्टर्स देखने को मिलेंगे, सीजनल कैंप्स देखने को मिलेंगे। सीजनल कैंप्स मतलब जहाँ पे वो कुछ वक्त के लिए ना टेम्परेरी पीरियड के लिए रहते थे, ठीक है, कुछ टाइम के सेटलमेंट करते थे, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, सीजनल कैंप्स लगाते थे जहाँ पे। ओके, अब फिर से एक ऐसा वर्ड आ रहा है जिसमें मेरी टंग ट्विस्ट होने वाली है। सो अटिरम्पक्कम, ठीक है, अटिरम्पक्कम, यस, अब सही बोला मैंने। अटिरम्पक्कम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, नाम से ही थोड़ा ऐसे आपको लग रहा है कि तमिलनाडु का है, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट लोअर पैलेयोलिथिक साइट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, विद एर्कुलियन हैंड एक्सेस। तो ये कौन सा था, जहाँ पे हैंड एक्सेस बनते थे, ठीक है, एडवांस टूल्स यहाँ पे बनते थे। यहाँ पे बाई फेस टूल्स जो थे वो आपको बनने को दिखेंगे। अब पढ़ाया था ना मैंने, याद करो जरा, देखो, हैंड एक्सेस बनने को दिखेंगे, यहाँ पे क्लेवर बनने को दिखेगा, बाई फेस टूल्स बनने को दिखेंगे जो कि चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग के काम आएंगे, राइट। तो ये जो है आपकी अटिरम्पक्कम, यहाँ से क्या देखने को मिलते हैं आपको, एडवांस टूल, मतलब एर्कुलियन जो है वो देखो, ए है ना, तो ए है, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे अब ये है हंस की, ठीक है, ये है कर्नाटका में। फाइन, तो अगर आप बोल रहे हो कि कितने नाटक करने हैं ना, कर लो नाटक, हम तो हंसेंगे, ठीक है, हम तो आपको हंसा देंगे या फिर हम हंसेंगे, तो हंस की, ठीक है। ये कहाँ पे, कर्नाटका में है। यहाँ पे भी आपको लार्ज नंबर ऑफ आर्कुलियन हैंड एक्सेस जो है वो देखने को मिलेंगी। एंड उसके बाद आता है आपका पहलगाम, जो कश्मीर में है। यहाँ पे भी आपको लोअर पैलेयोलिथिक के बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे। एंड पैसरा जो बिहार में है, ठीक है,
ये भी इंपॉर्टेंट साइट है विद द सीक्वेंस ऑफ पैरालिथिक टूल्स जो है वो आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया है कि सुनानियन ट्रेडिशन को और आर्क्यूलियन, सुनानियन मतलब जो सिंपल चॉपिंग के लिए टूल्स बनते थे, ठीक है, और यहाँ पे हैंड एक्सेस बनती थी, क्लेवर बनता था, बाईफेस टूल्स बनते थे। तो इस इंडस्ट्री को, इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क्यूलियन बोलते हैं, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखें तो अर्ली एविडेंस मिलता है हमें सिंबॉलिक बिहेवियर का। अब सिंबॉलिक बिहेवियर क्या है? अब देखो वो लोग ना जब कुछ पोट्री वगैरह बनाते थे, ठीक है, तो पोट्री पे कुछ डिजाइन भी करते होंगे, तो वो है सिंबॉलिक बिहेवियर। मतलब वो दिखने में तो मान लो सिर्फ एक ऐसा लग रहा है कि उसमें पानी भरने वाली चीज है, बट नहीं, उस पर जो डिजाइन हो रखा है या कुछ भी हो रखा है, वो ये हमें एक सिंबल देते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो चीजें हैं, वो हमें एक सिंबल देती हैं कि वो लोगों का जो मतलब है ना, जो बिलीफ है, जो आइडिया है, वो कहीं बियॉन्ड है सिर्फ इस वेजल के, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊं आपको, मतलब जो चीज दिख रही है ना वैसा नहीं है, उसके पीछे भी कुछ है मतलब, तो वो होता है सिंबॉलिक बिहेवियर। सिंपली बताऊं तो सिंबॉलिक बिहेवियर जैसे मान लो वो जो ओ आर्क है ना, जो ये है ओ आर्क आपका, ठीक है, एक नेचुरल तरह का आर्ट पिगमेंट होता है, इसका ना थोड़ा येलोइश कलर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको ना वो बॉडी डेकोरेट करने के लिए और केव आर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो देखो, एक है उनके सिंपल स्टोन टूल्स एंड वेपन, तो ये दोनों चीजें दिखाती हैं कि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितनी थी, कि उनकी थिंकिंग कैसी थी, ठीक है, कि क्या वो सिर्फ उस चीज को इसी काम के लिए देखते थे, या अगर वो उसको केव पे उसकी आर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका मतलब इस चीज से बियॉन्ड है, मतलब ये सिंबल है उनके आइडियाज का, उनके बिलीफ का। तो ये है सिंबॉलिक बिहेवियर। सिंबॉलिक बिहेवियर आप किसी ऑब्जेक्ट से पता कर सकते हो, ठीक है, किसी उनकी एक्टिविटी से पता कर सकते हो कि इसके पीछे का कुछ और मतलब है, सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ तो, ठीक है। सो जो सिंबॉलिक बिहेवियर है, जो ये सिस्टम में यूज कर रहे हैं कि अच्छा वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, कि वो ऐसे टूल्स बना रहे हैं, ऐसे वेपन्स बना रहे हैं, तो ये दिखाया जाता है कि वो उनकी जो थिंकिंग है वो कितनी कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है, उनका दिमाग कैसे काम करता था, क्या उनमें सोचने की क्षमता थी, अगर थी तो कहाँ तक थी। समझ में आ गया? तो ये आर्ट एंड कल्चर में आप ये देख सकते हो। अब ये बोलोगे कि आर्ट एंड कल्चर में क्यों, क्योंकि देखो वो टूल्स बना रहे हैं, वेपन्स बना रहे हैं, ठीक है, पोट्री वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पे करा जा रहा है, फाइन। अब क्लाइमेट कैसा था वहां पे लोअर पैलेर्थी के टाइम पे? तो कोल्ड और ड्राई था, और यहाँ पे आइस एज जो है वो आपको देखने को मिलेगा, एकदम ठंडा बर्फ जैसा, ठीक है। ह्यूमन एंड एनिमल के फॉसिल देखते हैं तो ये जो बेलन वैली है, मैंने आपको बताया ना, आपने बेलन मार के एनिमल को मार दिया, एनिमल को मार के खुद को मार दिया, हम भी तो एनिमल ही हैं, हम सोशल एनिमल हैं, तो हमारे फॉसिल्स बन गए, ठीक है। और हमारे साथ हमारी कैटल और डियर भी चले गए, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। कैट, हम कैट नहीं लिखेंगे, हम कैट लिखेंगे कि हमारे साथ हमारी कैट भी चली गई, उसका भी फॉसिल बन गया। तो कैट मतलब कैट एंड डियर। तो बेलन वैली क्या है, जहाँ से आपको एनिमल के फॉसिल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कैटल हो गया आपका, डियर हो गया। और माइग्रेशन, यस, ये लोग माइग्रेशन करते थे, एनिमल्स के हर्ड को फॉलो करते हैं, फिर क्लाइमेट के चेंज को देखते हैं, जैसे जब ठंडा हो गया कहीं और चले गए, किसी और केव में जाके रहने लग गए, तो ऐसे करके लोग माइग्रेट भी करते थे। अब आगे बढ़ते हैं पैलेलिथिक की जो दूसरी स्टेज थी, पहले तो गिलो है, दूसरी थी आपकी मिडल। तो मिडल पैलेलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ स्टाइल कैसा था? ये अभी भी नोमैडिक लाइफ स्टाइल को जी रहे थे, मतलब इधर से इधर घूमते रहते थे, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अब बिगनिंग हो चुकी थी आपकी सोशल स्ट्रक्चर्स की, और ये केव्स में या फिर ओपन एयर साइट्स में उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। फूड कैसा था? वही हंटिंग गैदरिंग थी, लेकिन अब इनको फायर का यूज करना आ गया था कुकिंग के लिए, कि अच्छा हम कुकिंग कर सकते हैं, राइट। ऑक्यूपेशन वही है, हंटिंग गैदरिंग एंड टूल मेकिंग, ठीक है। साइट्स कौन कौन सी है? नर्मदा वैली, जो कि रिच है इन मिडल पैलेलिथिक आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स जो अर्ली ह्यूमंस ने क्या करे, बनाए, ठीक है, जिनको उन्होंने मेक करा एंड उनका उन्होंने यूज करा, तो उन सारी चीजों को हम लोग आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पोट्री हो गई, ठीक है, आपके टूल्स हो गए, तो ये सारी चीजें आपकी इंसान ने बनाई, अर्ली मैन ने बनाई, और इनका यूज करा, तो उसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो नर्मदा में आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे? आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर से बेलन वैली आ गया, ठीक है, यहाँ पे स्टोन टूल्स देखने को मिलेंगे, एनिमल फॉसिल, पत्थर से तो मारा था आपने, दोबारा से याद करवा रही हूँ। ओके, ऐसा बोल सकते हो कि जो पोट्री है ना वो बड़ी नरम थी। तो पोट्री क्या है? पोट्री एक आर्टिफैक्ट का हिस्सा है, फाइन। उसके बाद आपका साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर, जो आपकी तुंगभद्रा रिवर है उसके साउथ में क्या है, आपको बहुत सारी पैलेलिथिक साइट्स देखने को मिलेंगी, मिडल पैलेलिथिक साइट्स,
ठीक है। नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे। भीमबेटका ये मैं नहीं बताने वाली, इसको याद कर लो, ये मध्य प्रदेश में, यहाँ पे रॉक शेल्टर्स, ठीक है, विद मिडल पैलेओलिथिक आर्टिफैक्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू जो झारखंड में है, वहां पे एक आपको जगह मिलती है, ठीक है, लोहांडा लोहांडा नला, ठीक है, ये भी एक आपको इंपॉर्टेंट साइट देखने को मिलेगी मिडल पैलेओलिथिक की। तो कैसे याद करोगे, लोहा वर्ड आ रहा है ना, तो अगर उन्होंने उनको आग का यूज करना आ गया तो वो लोहे में खाना पकाएंगे, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो खाना लोहे में पकाएंगे तो खाना कैसा होगा, मान लो कि खाना नरम होगा, ठीक है, और बेलन की जरूरत तो हमें खाना पकाने में पड़ती है, समझ में आया। तो खाना बनाना जो खाना होगा, क्योंकि फायर का इस्तेमाल हो गया है, मिडल में हम लोग आ गए हैं, फायर का उनको इस्तेमाल करना आ गया, तो वो खाना बनाएंगे, खाना नरम होगा, बेलन से बनाएंगे, ठीक है। और हम उनको तंग भी नहीं अब ज्यादा कर सकते हैं कि हम आपको खाना नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उनका नेवाला, नेवासा से याद कर लो, नेवाला, उनका नेवाला नहीं छीन सकते उनको तंग करके, ठीक है, क्योंकि उनको फायर का पता चल गया है, इसीलिए वो अब छोटे नहीं रहे, वो अब उन लोहे में क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, जो खाना कैसा बनेगा, ठीक है, खाना बनेगा जो बेलन के साथ में जो बनेगा नरम नरम नरम, कैसा बनेगा, नरम नरम, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। और वो खाना कैसे खाते हैं, शाम को खाते हैं, ठीक है, और ब्राह्मण को भी देके वो खाना खाते हैं, ठीक है, और दिदवाना, और वो उस खाने के दीवाने हैं, दूध के साथ में खाते हैं। तो ऐसे करके सारी साइड्स को ना आप याद कर सकते हो। क्या बोला मैंने कि ना उनको फायर का यूज करना आ गया, तो फायर का यूज किस लिए आ गया, कुकिंग के लिए, तो कुकिंग के लिए आ गया, तब हम उनको क्या नहीं कर सकते, अरे बच्चों हम उसको तंग नहीं कर सकते, हम उसको तंग नहीं कर सकते, हम उसका नेवाला नहीं छीन सकते, तो हम नेवासा बोलेंगे यहाँ पे, हम उसका नेवाला नहीं छीन सकते। क्यों नहीं छीन सकते, क्योंकि वो बेलन से बनाएंगे, ठीक है, अब वो क्या बनाएंगे, बेलन से बनाएंगे, समझ में आया, लोहे के बर्तन में बनाएंगे, और कैसा बनाएंगे, नरम नरम बनाएंगे, और कब खाएंगे, शाम को खाएंगे, ब्राह्मण को भी देके खाएंगे, और दूध या फिर उस खाने के वो दीवाने हैं, फिर दूध के साथ में जो है वो खाएंगे। देखो अब इससे अच्छे तरीके से ना मैं आपको हिस्ट्री याद नहीं करवा सकती, आई होप आपको, अब अगर मैं बोलूँ ना बेलन वैली, तो याद करो अच्छा पत्थर से मारा होगा और फॉसिल्स बन गए होंगे, ऐसे करके आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। पता है पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं आपको याद क्यों करवा रही हूँ, तो पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी पैलोलिथिक साइट है, तो अगर सिंपली पैलोलिथिक पूछा तो चाहे वो लोअर से दे, चाहे मिडल से दे, चाहे अपर से दे, इनमें से कोई भी दे, आपको टिक कर देने कि अच्छा ये जो पैलोलिथिक साइट है। लेकिन अगर स्पेशली पूछ ले कि लोअर की है कि मिडिल की है कि अपर की है, तब थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। तो टेक्नोलॉजी कैसी थी, फ्लेक टूल्स मेड यूजिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निक, जैसे पत्थर है ना उसको ऊपर से उतार दिया, ये फ्लेक्स उतार दी, फिर उसी के जो है वो टूल्स बनाते थे ये लोग, ठीक है, तो इसी को बोलते थे फ्लेक टूल्स इंडस्ट्री, ठीक है, चिप ऑफ द फ्लेक्स, समझ में आया, उसको उसको मतलब उसका छिलका सा उतार देते थे और उसके दोबारा वो टूल्स बनाते थे, ठीक है। तो ये होती है फ्लेक टूल्स आपकी इंडस्ट्री, जो कि एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक से बनते थे फ्लेक टूल्स, ठीक है, और जहाँ पे बनेंगे वो फ्लेक टूल इंडस्ट्री होगी आपकी, स्क्रैपर्स हो गए, बॉरर्स हो गए, पॉइंट्स हो गए, फाइन। आर्ट एंड कल्चर कैसा था, अब देखो टूल्स यहाँ पे आपको थोड़े अच्छे देखने को मिलेंगे, जो पहली एज में आपने बनाए लोअर में वो थोड़े आपको बड़े थोड़े रफ टूल्स देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे रूल्स आप जो आपके टूल्स हैं वो थोड़े थोड़े आपको स्मूथ देखने को मिलेंगे, ठीक है, छोटे भी देखने को मिलेंगे साइज में, फाइन। आर्ट एंड कल्चर का देखते हैं, यहाँ पे बरियल्स का एविडेंस मिला है आपको, जो दिखाता है कि वो मरने के बाद भी जिंदगी में यकीन करते होंगे, ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ, फाइन। तो खाना मिला है, साथ में रखा हुआ सामान मिला है, जिससे ये पता चलता है कि उन लोगों का बिलीफ होता होगा कि देयर इज अ लाइफ, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। क्लाइमेट अभी भी कोल्ड था, आइस एज अभी भी कंटिन्यूटी में चला रही थी, ठीक है, अभी भी आइस एज का दौर ही जो था वो चल रहा था। ह्यूमन और एनिमल्स के फॉसिल देखते हैं तो बेलन वैली ने आपको बताया कि एनिमल फॉसिल मिले हैं, कैट एंड डियर, कैसे मारा था हमने, ठीक है, हमारे समझ में कैट भी तो मर गई थी ना, मतलब फॉसिल बन गया था उसका, तो कैट कैट एंड डियर हथनोड़ा में, ठीक है, नर्मदा वैली। अब देखो हम नरम नरम खाना बनाएंगे ना, तो नरम नरम खाना तो हम हाथ से बनाते हैं ना, और हम कौन है, हम लोग तो मैन है यार, हम नरम इंसान है। तो हथनोरा जो नर्मदा वैली में एक जगह है, वहां से आपको नर्मदा मैन के फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, फॉसिल ऑफ नर्मदा मैन आपको मिला है, जो कि एक होमो इरेक्टस था। अब हमें होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस थे ना जो, उनकी ब्रेन हमसे थोड़ी कम डेवलप थी,
और ये ऐसा एक आपको स्पीसीज देखने को मिलेगी ह्यूमन की, होमो इरेक्टस, जिन्होंने अपने 2 लेग्स पे चलना शुरू कर दिया था। ये उन स्पीसीज में से आपको एक स्पीसीज देखने को मिलेगी, ठीक है, जो 2 पैरों पे कैपेबल थे खड़े होके चलने के। फाइन, ये 2 पैरों पे क्या कर सकते थे, चल सकते थे, ठीक है। तो होमो इरेक्टस जो जिसको हम नर्मदा मैन भी बोलते हैं, तो पहला फॉसिल मिला है, ठीक है, हथनोरा में। समझ में आया, हम नरम हैं, हम कौन है, इंसान, तो हम हाथ से खाना बनाते हैं ना, तो हम हाथों मतलब तो हाथ का फॉसिल मिला, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। होमो इरेक्टस क्या है, होमो इरेक्टस जो दिखाता है ह्यूमन हैबिटेशन की यहाँ पे थी, ठीक है, इंडिकेट करता है। देखो यहाँ पे कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, तो जो हमें सामान मिल रहा है ना, हम उसको पढ़ के खुद से जो है ना वो चीजें बना रहे हैं कि अच्छा वो ना ऐसा करते होंगे, अच्छा वो ना ऐसा खाते होंगे, अच्छा वो ऐसा नाचते होंगे। तो ये सारी चीजें ना हमने खुद से बनाई है। फाइन, हैबिटाट, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जिस जगह पे आप रहते हो उसका सोशल इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, हैबिटाट बोलते हो। रहते कहाँ थे ये लोग, ये ज्यादातर ना रिवर्स के किनारे रहना पसंद करते थे, यहाँ पे पानी होता था, ठीक है, फूड होता था, जहाँ पे रिसोर्सेज होते थे फूड के, तो ये लोग उस एरिया में रहना पसंद करते थे। जैसे आपकी रिवर होगी तो उसके किनारे रह लेंगे, जंगलों के पास रह लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ पे फूड के रिसोर्सेज मिलेंगे। माइग्रेशन, यस, अभी भी ये लोग माइग्रेशन उन्होंने अपनी कंटिन्यू रखी, क्योंकि अभी भी क्लाइमेट चेंज जो था वो चल रहा था, ठीक है, जहाँ पे उनको फूड अवेलेबल मिलता था, जहाँ पे उनको खाना मिला, लोग वहीं चले जाते थे। फाइन, अब इसकी लास्ट स्टेज आ गई पैलोलिथिक की, हम लोगों ने लॉर कर ली है, ठीक है, वेरी गुड, हमने ये कर ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने मिडल भी कर ली है। फाइन, एंड देन मिडल के बाद हम लोग अब आ गए हैं फाइनल आज वाले टॉपिक पे, जो है अपर पैलोलिथिक एज। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफस्टाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इनकी मोबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होने लगी थी, देखने को मिलेंगे। सेमी परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, अब शायद ये यहाँ पे 2 दिन ना रुके, अब ये हो सकता है यहाँ पे 3 मंथ रुक जाए, तो सेमी परमानेंट है, ठीक है, ज्यादा परमानेंट भी नहीं है, ज्यादा टेम्परेरी भी नहीं है। तो एक जगह पर थोड़ा सेटल होना क्या कर दिया, शुरू कर दिया था, बट इतना ज्यादा भी नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमानेंट सेटलमेंट। ये केव्स में रहते थे, फॉर एग्जाम्पल भीम बेटका, इसको मत भूल जाना, भीम जो है ना वो केव में रहता है, ऐसे करके याद कर लो। ओपन एयर साइट्स में भी ये लोग रहते थे। ऑक्यूपेशन क्या थे, डाइवर्स रोल्स थे, जैसे हंटिंग भी करते थे, गैदरिंग भी करते थे, टूल्स भी बनाते थे, और आर्ट की भी क्या हो चुकी थी, आपकी बिगिनिंग हो चुकी थी, ठीक है। साइट्स कौन कौन सी मिलेंगी, मध्य प्रदेश की भीमबेटका, वही रॉक शेल्टर्स हो गए आपके, ठीक है, केव्स होगी। करनूल, यहाँ ये है इंपॉर्टेंट पैलोलिथिक साइट आपकी। फाइन, आंध्र प्रदेश में है, ओके। अच्छा, जब आंधी आई तो हमारी आंखों में क्या पड़ेगी, धूल नहीं करनूल पड़ेगी, क्या पड़ेगी, करनूल पड़ेगी, ऐसे करके याद कर लो। अच्छा, अपर कृष्णा बेसिन, जो कृष्णा बेसिन का अपर वाला एरिया है, वहाँ आपको बहुत सारी वेरियस जो है पैलोलिथिक साइट्स देखने को मिलेंगी। सैंड ड्यून्स, ठीक है, गुजरात है जो, यहाँ पे असेंबलेजेस विद लार्ज फ्लेक्स, ब्लेड, ब्यूरेंस एंड स्क्रैप्स, ये भी एक तरह के टूल्स होते हैं। फाइन, ये सारे जो है ना वो टूल्स के ही आप एक तरह के प्रकार हैं। अच्छा, पटने जो महाराष्ट्र में है आपका, यहाँ पे भी टूल्स और एनिमल रिमेन्स आपको देखने को मिलेंगे। भागौर टू मध्य प्रदेश में, सॉरी, यस हाँ, एमपी लिखे हैं इस मध्य प्रदेश में। नोटेबल फॉर इट्स अपर पैलोलिथिक स्टोन टूल, से मैंने आपको वैसे ही लिख दिया है, तो आप इस याद कर सकते हो। ओके, सो आपको मैं याद कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो वो खाना बना रहे थे, तो खाना बना रहे थे, आगे फिर क्या हो गया कि आंधी आ गई, भीम आ गए, फिर से भीम आ गए, तो भीम भी आ गए, कृष्णा भी आ गए, जिसकी वजह से क्या आ गई, वहाँ पे बहुत सारी धूल आ गई। अब धूल किस चीज़ की थी, वो सैंड की धूल थी, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो जब सैंड की धूल आई तो वो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, चीखे मार मार के, ठीक है, और निवाला भी उनका छिन गया, चिरखी निवासा, ठीक है। अब उनका क्या हो गया, उनका नेवाला भी छिन गया। देखो मैंने क्या बोला कि भीम भी आ गए, ठीक है, कृष्णा भी आ गए, तो ये जब दोनों आ गए तो उसकी वजह से करनूल आ गई, मतलब धूल आ गई। धूल किसकी आ गई, सैंड की आ गई, ठीक है, सैंड की धूल आ गई, तो इन लोगों ने क्या शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। कैसे भागे, चीखे मार के, चीखे मार के जब भागे तो क्या छिन गया, इनका नेवाला छिन गया, ठीक है। और जब नेवाला छिन गया तो दूर के लोगों को महक आ गई, दूर के लोगों को क्या आ गई, महक आ गई, बिल्कुल, कि भाई उनका जो नेवाला है वो छिन गया है, तो महतक खिली, ठीक है, महता खिली, तो महक आ गई, या फिर मेहता, मतलब मेहता वाले लोग हैं जो भी याद करने का लो कि महक आ गई उनको, ठीक है, उन्होंने खाया तो वो देखा तो वो कड़वे हैं, ऐसे करके कुछ भी यार बना लो, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। तो ये कुछ जगहें हैं जो कुछ साइट्स हैं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सिग्निफिकेंट अपर पैलोलिथिक आर्टिफैक्ट्स इंपॉर्टेंट, अपर पैलोलिथिक साइट्स, अपर पैलोलिथिक टूल्स फाउंड, ठीक है। टेक्नोलॉजी, ब्लेड एंड ब्यूरन टूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इनकी ना फोटोज जाके देख लेना,
और कुछ नहीं है। बोन टूल्स, हार्पून्स, नीडल्स, ये कैसे करके बनते हैं, ये रस्सी लगा के, शायद रस्सी लगती है इनमें से करके ना, देख लेना। नीडल्स होगी, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स होगी, फिनिश इनटू वेरियस टूल्स। आर्ट कल्चर में देखो तो केव पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, कार्विंग्स देखने को मिलेंगी, वीनस फिगराइंस, ये ना फीमेल का जो अपर वाला बॉडी का जो पार्ट होता है ना, उसको बनाया जाता था। मतलब फिगराइंस क्या होता है, एक तरह के आपका स्टैचू होता है, ठीक है, या मॉडल फिगर बोल सकते हो आप इसको, कुछ भी बोल सकते हो। तो वीनस फिगराइंस क्या है, ये जो टू स्टोन्स की ना जो विमेन का अपर वाला हिस्सा है उसको ड्रॉ करा गया, जाके इसकी ना पिक देख लेना, मतलब इमेज देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वीनस फिगराइन क्या है। एंड डेकोरेटिव आर्ट आपको देखने को मिलेगी। क्लाइमेट ग्रेजुअल, जो गर्म होगा, जो वार्मिंग आपको, जो आपका ये इन्वायरमेंट है इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और एंड होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे आइस एज का। फाइन, तो पहले बर्फ बर्फ थी, फिर थोड़ी ठीक है बर्फ रही, फिर एक वक्त आया जब अपर पैलेओलिथिक का टाइम आया कि उस बर्फ ने पिघलना शुरू करा, गर्मी होनी शुरू हुई, ठीक है, धीरे धीरे करके वार्मिंग शुरू हुई, जिसकी वजह से टू द एंड ऑफ द आइस एज, ठीक है, जिसकी वजह से इट लीड टू द एंड ऑफ द आइस एज। ह्यूमन एंड एनिमल फॉसिल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये देखने को मिलती हैं अपर के पटने, कहाँ पे, पटने में, कहाँ पे, पटने में। इसको याद कर लो यार कैसे भी। एनिमल रिमेन्स इंक्लूडिंग एक्सटेंट स्पीसीज, जो अब खत्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, उनके देखने को मिलेंगे। हैबिटेट प्रेफरेंस थी इनकी रिवर्स के या वाटर सोर्सेज के किनारे रहना, ये मैंने आपको बता दिया। माइग्रेशन कंटिन्यू रही इनकी, और सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन इंप्रूव हो गई थी। अब ज़्यादा ठंड नहीं थी, जब ठंड होती थी ये लोग केव्स में चले जाते थे, तो मूवमेंट थी। अब थोड़ी सही रहने लगी है चीज़ें, इतनी गर्मी, मतलब इतनी ठंड भी नहीं है, और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से ये लोग जो थे वो अभी थोड़ा माइग्रेशन तो कर रहे थे, बट सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स भी देखने को मिलेंगी। सो इसी के साथ वी आर डन विद आवर फर्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। एंड दूसरी ये चीज़ है, मैं भी नाम लिखने की कोशिश करी, लिखा क्यों नहीं गया, लिखा गया फाइनली, ओके, ये तो मजाक था, कुछ नहीं। ओके, सो मुझे बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, तो अपना रिव्यू प्लीज ज़रूर दिया करो, सो दैट और लोग भी पढ़ें तो लगे यार कुछ, हाँ, वाकई में बेनिफिट की चीज़ है। सो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, नॉट नया चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ में जल्द। ओके, सो बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।